वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ग्रामीण विकास में किए गए नवाचारों को लेकर राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की। राजस्थान में जल स्वावलंबन अभियान, बीज बैंक और स्थापना प्लास्टिक मुक्त गांव की अवधारणा के लिए बर्तन बैंक की शुरुआत की है। और भी कई अहम मुद्दों को लेकर न्यूज इंडिया के रेजिडेंट एडिटर सुशीला शर्मा ने खास बातचीत की। देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी हाँ, न्यूज इंडिया में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री, ग्राम पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी से। जी हाँ, मदन दिलावर जी के पास एक बहुत बड़ा मंत्रालय है जिसे हम शिक्षा मंत्रालय की बात करते हैं, परंतु उससे भी ज्यादा जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण मंत्रालय है वो है पंचायती राज मंत्रालय। और वो इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि लोग कहते हैं, सारी दुनिया जानती है कि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है। तो क्या इस समय पे कर रहे हैं और अभी तक के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या गांव के लिए किया है, आज जानने का प्रयास करेंगे हमारे मंत्री महोदय से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। धन्यवाद सर, जब बरसात आती है तो शहर के लोगों के लिए आफत बन जाती है, पर गांव वालों के लिए वो नेमत की तरह आती है, क्योंकि उनको सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए होता है और पीने के लिए पानी चाहिए होता है। और ये एक बहुत बढ़िया समय है जबकि हम गांव में, खासकर राजस्थान के गांव में, पानी को संग्रहित कर पाए। और क्योंकि ये डिपार्टमेंट आपके पास है तो मेरा फर्ज बनता है सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछूं, क्योंकि पानी बिना सब सून है। तो क्या इस समय हम जल स्वावलंबन के लिए कर रहे हैं? देखो, जल स्वावलंबन का अर्थ ये होता है कि जल के मामले में हम स्वावलंबी हो जाएं। जी। यानी हमको पर्याप्त पानी पीने का और सिंचाई के लिए हो जाए। अब इसके लिए आवश्यक ये है कि पानी का धरती में रिचार्ज हो। रिचार्ज होगा तो धरती में पानी जाएगा। इसलिए हमको कई एनीकट बनाना चाहिए। तालाब बना रहे हैं हम, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। और इसके कारण से धीरे धीरे जमीन में पानी परकोलेट होता है। और जब परकोलेट होता है पानी तो निश्चित रूप से जमीन में जाता है। जमीन में जाता है, उसकी नमी धरती के ऊपर रहती है, तो फिर हमारी वनस्पति भी फलती फूलती है। और इसके लिए कई प्रकार के काम करते हैं हम लोग, जैसे चरागाह का विकास। अब जहाँ चरागाह का विकास होता है उसमें हमारे पशुओं को तो चारा मिलता ही मिलता है। इसके साथ साथ उसके कारण से पानी का रिचार्ज बढ़ता है, वो भी एक काम होता है। चरागाह होता है तो वहाँ और वनस्पति, पेड़ पौधे ही पनपते हैं, उसका ही लाभ होता है। और जहाँ पेड़ पौधे पनपते हैं वहाँ आप जानते हो कि ऑक्सीजन की भी अधिकता होती है। और ऑक्सीजन की अधिकता के साथ साथ आप सब लोग जानते हैं कि पेड़ पानी ही बुलाते हैं। और जब पेड़ पानी बुलाते हैं तो धरती पर पानी आता है। जब धरती पर पानी आता है तो ये समझो कि वो पीने के काम भी आता है और सिंचाई के काम भी आता है। उससे हमारे नदी, नाले, झील, झरने, तालाब, कुंड, बावड़ियां ये लबालब रहती है। और जब ये लबालब रहेगी तो पानी रिचार्ज भी होगा, पीने का पानी भी, सतही पानी भी मिलेगा और अनेक जीव जंतुओं को पानी मिलेगा और पर्यावरण को बैलेंस रखने का काम करेगा। और इसलिए हम ये काम निरंतर कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा काम हो ताकि पानी के मामले में राजस्थान स्वावलंबी हो जाए। जैव विविधता को बनाए रखना, बैलेंस रखना, या बायोडाइवर्सिटी, जिसे कि साधारण लैंग्वेज में, इंग्लिश में जैसे अच्छे से समझ पाते हैं, उस पर आपने अच्छा काम किया। उसमें आपने कई सारे देशी बीज बैंकों की स्थापना की है। क्या है वो एग्जैक्टली? देखो, क्या है कि हमने राजस्थान में 150 बीज बैंकों की स्थापना की है। बीज बैंक में जैसे ऐसे घास जो यहाँ आसानी से पनप सकते हैं और उसका उपयोग है। जब उसका हम विकास करते हैं, बोते हैं, तो बीज हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। तो हमने अनेक जगह से बीजों का संकलन किया है। ऐसे ही वनस्पतियों के बीजों का संकलन किया है और वो संकलन करके हमने, अब जब जरूरत पड़ती है बरसात के समय, तो लोग या हमारे उसको बोने वाले या उपयोग करने वाले वहाँ से बीज ले जाते हैं ताकि उनको दाएं बाएं के ढूंढना नहीं पड़ता। मैं कह सकता हूँ कि ये इसकी सफलता की ऊंचाइयों को हमारा बीज बैंक छू रहा है। और मुझे नहीं लगता कि भारत में कहीं इस प्रकार के बीज बैंक हो, लेकिन राजस्थान में हमारे बीज बैंक हैं और इसके कारण से हमारे पर्यावरण को काफी लाभ मिलने वाला है।
जी हाँ, बीज बैंक वाकई में एक दूर की सोच है। बीज बैंक की स्थापना इसलिए भी की जाती है जिससे कि कभी अगर मानव जाति खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उसके बाद भी जीने का एक अवसर बीज बैंक के रूप में मिलता है। वाकई में सर ये बहुत अच्छा दूर की सोच वाली बात है। चारागाहों के विकास की आपने बात की। जहाजपुर भीलवाड़ा के पास एक कोई चारागाह है जिसके बारे में वो चर्चा हो रही है। क्या उसमें खास है? क्या वो इस इन दिनों चर्चा में है? देखो वो चारागाह जो है अ, जहाजपुर क्षेत्र में है। वहाँ वेद प्रकाश खटीक हैं, जो वहाँ के सरपंच है। जी। वो लगातार कुछ वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने छोटी सी उम्र में बड़ा लक्ष्य रखा है जी। और उस लक्ष्य को रख करके उसकी पूर्णता के लिए पूरा समरस होकर के काम कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं देख करके दंग रह गया कि इतने इतने बड़े पेड़, ऐसा चारागाह का विकास बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ। तो लगातार इस काम में लगे रहेंगे तो अच्छा होगा। उनसे और लोगों को भी प्रेरणा मिल रही है और मैं क्या कहूँ कि वहाँ के सब लोग ही अच्छे भीलवाड़ा जिले के, कि उन्होंने जल स्वावलंबन पर जो काम किया है उसके कारण से पहले वहाँ ऐसा हुआ करता था, लोग कहते हैं कि पानी भी कोटा से जाता था रेलगाड़ियों से, लेकिन अब वहाँ कहीं भी खोदते हैं तो पानी कुछ मीटर पर ही निकल आता है। जो अच्छा एक प्रयास रहने के कारण से ये संभव हो पाया है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ नवाचार जो आपके कार्यकाल में हुए हैं और गाँव में, खासकर गाँव में जब इस तरह कार्यकाल और काम होते हैं तो अच्छा लगता है। सर एक और चीज़ जो पिछले साल से मैं देख रहा हूँ, वृक्षारोपण के प्रति आपका बड़ा रुझान है और आप चाहते हैं कि हर तरफ वृक्ष हो। एक छोटी-सी चीज़ है सर, गाँव में जो गोचर भूमि होती है, उस पर अगर हम सघन वन लगाने का प्रयास करें तो उससे कंपनीज़ जो है वो कार्बन क्रेडिट के रूप में कुछ पैसा देती हैं जो कि हम ग्राम पंचायतों को दे सकते हैं। तो क्या इस दिशा में कुछ आपने कदम बढ़ाया है? देखो पहला हमारा काम ये है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक चारागाहों को विकसित करें और पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको लक्ष्य दिया था कि 7 करोड़ पौधे लगाना है। तो सब विभागों सहित हमने भी पूरी कोशिश की। तो सबसे ज्यादा पौधे शिक्षा विभाग और पंचायत राज विभाग लगा पाया और उसके रिजल्ट्स ये रहे कि राजस्थान को का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगा पाए हम लोग और मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस बार भी हमारा विभाग सबसे आगे रहने वाला है। अभी भी हम सबसे आगे हैं और मैं कहूँ तो जो जियो टैग हमारे पौधे हो गए अभी तक दोनों विभाग के मिलाकर 3.5 करोड़ के आसपास संभावना है हमारी और हम अभी तक 7 करोड़ पौधे लगा चुके हैं, शिक्षा विभाग और पंचायत राज विभाग। मुझे पूरी आशा है कि हम 10 करोड़ का लक्ष्य को भेद देंगे। जी, मैं सर कार्बन क्रेडिट वाली बात पे कर रहा था, क्या वो सरकार की तरफ से कुछ है उसमें, उस तरफ बढ़ने की संभावना है? उस पर मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पर काम करें और जो ये लाभ है हम प्राप्त करें। जी बिल्कुल। अब अगर सर बैठे और उसमें हम शिक्षा विभाग की बात ना करें तो ऐसा लगता है कि हमसे कुछ छूट रहा है, क्योंकि दो तीन काम पर और प्रयास किया है कि राजस्थान हमेशा स्वच्छ रहे। माननीय नरेंद्र जी मोदी जी का सपना है कि हिंदुस्तान साफ सुथरा दिखना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और उन्होंने इसलिए स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना की है। वाकई में बहुत अच्छा आपका प्रयास है कि हम प्लास्टिक मुक्त गांवों की कल्पना करें और उन्हें उस तरफ बढ़ें। सर इसी में एक चीज जो कि हालांकि आपके डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है, परंतु फिर भी क्योंकि बात निकली है तो मैं करना चाहूंगा। जिस तरह से प्लास्टिक मुक्त है उसी प्रकार रसायन मुक्त खेती की तरफ भी अगर हम कुछ करें तो, क्योंकि ग्रामीण आपके उसमें है, पंचायत आपकी उसमें है, वो वहां पर वर्कशॉप्स वगैरह लगाएं और किसानों को थोड़ा सा निर्देशित करें। देखो आप जैविक खेती की बात कर रहे हैं, जैविक खेती होना आवश्यक है और इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो जो ये रासायनिक खाद है, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड दवाइयाँ, इनको डालते डालते हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर हो गई है और एक दिन ये बिल्कुल ऐसे जवाब दे देगी धरती माता कि मैं तुमको अब खाद्यान्न नहीं दे सकती हूँ और ऐसा लगेगा उसको जैसे कि वो अपने बच्चों को मरते हुए देख रही है।
और इसके लिए जरूरी हो गया हमारे को जैविक खेती करना। परंतु जैविक खेती में एक समस्या है। समस्या ये है कि गोबर कहां से आएगा। हम लोगों ने क्या किया, डंडे मार करके गोमाता को घर से बाहर निकाल दिया। वो बाहर चली गई, इधर उधर भूख लगी तो फैली हुई पॉलिथीन की थैलियों को भी खा गई। इधर क्या हुआ कि बूचड़ खाने वाले तस्करों ने देखा कि गौ माताएं खुली घूम रही है, उनको आंख बचा करके और गाड़ियों में भर करके और बूचड़ खाना ले गए, वहां काट दिया, खा गए, खिला दिया। अब गोमाता नहीं बचेगी। यही सिलसिला जारी रहा तो गोमाता नहीं बचेगी, और गोमाता नहीं बचेगी तो गोबर कहां से आएगा, और गोबर नहीं आएगा तो जैविक खेती कैसे होगी, और जैविक खेती नहीं होगी तो फिर खाद्यान्न कहां से आएगा, और खाद्यान्न नहीं आएगा तो हमारे पेट कैसे भरेगी। हमारा पेट नहीं भरेगा, हमको भूख के कारण से तड़प के मरना पड़ेगा। तो जैविक खेती के लिए हमको गोमाता को बचाना जरूरी है। हमको जिंदा रहने के लिए गोमाता को बचाना जरूरी है, क्योंकि हम चाहिए कि हमको गोमाता की सेवा भी करनी पड़ेगी। इसलिए प्रायश्चित करना पड़ेगा लोगों को कि जो गोमाता को डंडे मार करके उन्हें बाहर भगाया है, उससे माफी मांगकर वापस घर बुलाना पड़ेगा और उसकी सेवा करनी पड़ेगी। जी हाँ, तो ये थे मदन दिलावर जी, जो कि कुछ ऐसे चीजों को लेकर इस समय पर बहुत आश्वस्त हैं कि हाँ, उनका काम बहुत अच्छा था। जैसे बीज बैंक है, बर्तन बैंक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो शायद आप लोगों को राजस्थान के इतिहास से पहले सुनाई नहीं दिए होंगे, परंतु अब वो चीजें सामने आ रही है। हम इनसे लगातार इसी प्रकार संपर्क में रहेंगे, और क्या ये कर रहे हैं ग्रामीण के लिए, क्या कर रहे हैं राजस्थान के पंचायतों के लिए, और क्या कर रहे हैं हमारे राजस्थान के आने वाले भविष्य यानी कि छात्रों के लिए, वो हम लगातार इनसे पूछते रहेंगे। धन्यवाद। तो वहीं दिल्ली से आज की बड़ी खबर हम आपको बता दें।